Welcome to PGRD and Associates. Friends, this is CA Vinod Pelwani. फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट का सीजन आ गया है और टैक्स ऑडिट के दौरान हम बहुत सारी क्वेरीज अकाउंटेंट को पूछते हैं। अब अकाउंटेंट के जब बहुत सारी क्वेरी पूछते हैं उनको तकलीफ होती है, सर ये हमको याद नहीं रहता। उनकी वो कॉमन गलतियां रहती है, तो उनका हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहता है कि सर आप हमको एक चेकलिस्ट दे दीजिए जिससे हम ये इंश्योर करें कि हमारी ऑडिट में कम से कम क्वेरीज आए। तो ये जो हमने मेहनत की है उन सभी अकाउंटेंट्स के लिए जो टैक्स ऑडिट के क्लाइंट को सर्व करते हैं, तो ये बेसिकली एफर्ट्स है कि वो अकाउंटेंट्स अपने आप को प्रिपेयर करे कि हाँ मेरी इस बार क्वेरीज नहीं आएगी या बहुत ही मिनिमम क्वेरीज आएगी। तो हमने एफर्ट्स किया है हमारे एक्सपीरियंस से कि जो भी कॉमन क्वेरीज है हम कैसे अकाउंटेंट को हेल्प करें ताकि उनकी क्वेरीज कम आए और ऑडिट उसका स्मूथ पते, और दूसरा उनके बीच में और क्लाइंट के बीच में रिलेशन इंप्रूव हो। क्वेरी की वजह से लास्ट मोमेंट पे ऑडिट के दौरान जब अकाउंटेंट क्लाइंट से क्वेरी पूछता है, सवाल पूछता है, तो क्लाइंट और अकाउंटेंट के रिलेशन बिगड़ते हैं। इन रिलेशन को नहीं बिगाड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो तभी हो सकता है अगर उसके लिए प्रिपरेशन की जाए। तो ऑडिटर को देने से पहले और ऑडिटर आपकी कम से कम क्वेरी निकाले, हमने आपके लिए बनाया है टैक्स ऑडिट प्रिपरेशन गाइड। इस गाइड को अगर आप फॉलो करोगे तो हम इंश्योर करते हैं कि आपकी क्वेरी सीए के वहां से कम निकलेगी और आप अपने क्लाइंट को उस टैक्स ऑडिट के दौरान स्ट्रेस न देंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। मेरे साथ है सीए अशोक बुरानी और वो आपको एक एक शीट के बारे में गाइड करेगा। राइट, ओवर टू अशोक बुरानी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अशोक बुरानी। तो जैसे मेरे पार्टनर ने आपको ब्रीफ दिया, अब उसको कंटिन्यू करते हुए मैं इस एक्सेल का आपको जो प्रिपरेशन जो गाइड है वो आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले है ये इंडेक्स दिया है। जो भी इस प्रिपरेशन गाइड में जितने भी शीट्स है उस शीट्स की आपको यहाँ पे पूरी कंटेंट की लिस्ट मिलेगी कि इसमें क्या क्या कवर किया गया है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना जब भी आप ये टूल यूज़ करो। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम आपसे एवरी ईयर ऑडिट के दौरान मांगते हैं। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट हैंडी रखते हैं, ऑडिट से पहले ही आप हमको ये ऑडिट के साथ ही आप ये डॉक्यूमेंट देते हैं, तो हम बार बार आपको फॉलोअप नहीं करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग के लिए। इसके बाद आता है ये क्वेश्चनायर। ये क्वेश्चनायर जो हम आपको ऑडिट के दौरान क्वेश्चन पूछते हैं, ये वो सारे वही क्वेश्चंस हैं। तो आप ऑडिट से पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एक बार आपको देख लेने हैं और उसका यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है। जैसे ही आप इधर आंसर लिख के आप हमको ये शीट फिल करके देंगे, तो इसमें आपका जो टाइम है क्वेरीज में कम जाएगा, बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। आपको बार बार सीए के ऑफिस पे विजिट नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि वेदर ऑल योर इनकम एज पर 26 एएस और एआईस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर नहीं है तो उसका रीज़न जनरली जितना इनकम टैक्स 26 एएस और एआईस में रिपोर्ट हुआ है वो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना ही चाहिए। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है कि कहाँ पे मिसमैच है। ये आपको सिर्फ टैक्स ऑडिट में नहीं काम आएगा, जब इनकम टैक्स में से स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आता है तब आपको ये रिकन्सिलिएशन बनानी ही है। तो ये आपके लिए सिर्फ टैक्स ऑडिट नहीं, ये आपके फ्यूचर के लिए अगर नोटिस आते हैं तो आपको वहाँ पे भी ये बहुत हेल्प करेगा। उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और अच्छे से आप स्क्रूटनी नोटिस का भी रिप्लाई दे पाएंगे। एनेक्स्चर वन। एनेक्स्चर वन ये ओपनिंग बैलेंस रिकन्सिलिएशन। कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल तभी माने जाते हैं जब ओपनिंग बैलेंसेस है जो वो टैली हो। अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं पे भी मिस्टेक्स है, मतलब कहीं पे अकाउंट्स में गड़बड़ी है, वो आपको जो रिपोर्टिंग होगी अकाउंट्स की, जो प्रॉफिट बताएगा, जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा अकाउंट्स, वो बराबर नहीं होंगे। तो ऑडिट तो बाद में आएगा, पर पहले ही आपके लिए ज़रूरी है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो रिकंसाइल होने चाहिए। मतलब अकाउंट्स में कहीं पे भी कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये ऑब्वियस बात है, अकाउंटेंट इन चीज़ों का ध्यान रखता ही है, पर जस्ट कि वो
इसका कोई शीट प्रिपेयर नहीं करता है, तो इसलिए हम आपको ये शीट जो है फॉर्मेट दे रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से फिल कर सकें, और कहीं पे भी डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस में तो आपको वो तुरंत मिल जाए, और ऑडिटर को देने से पहले आप पहले से ही वो जो है वो रेडी करके आए। नेक्स्ट है जीएसटी रिकंसिलिएशन। जो सेल्स टर्नओवर आपने जीएसटी में डिक्लेयर किया है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो आपको यहाँ पे जो है रिकंसिलिएशन जो आप रेगुलरली मंथली बेस पे करते हैं उसको खाली समराइज करके आपको इस पूरे साल का यहाँ पे ऑडिटर को देना है। इससे आपको क्या होगा, आपको ऑडिट में क्वेरीज कम आएगी, और दूसरा जीएसटी में से जब स्क्रूटनी नोटिस आएगा तब वहाँ पे भी डिपार्टमेंट आपको रिकंसिलेशन मांगेगा, तो ये आपका वेल इन एडवांस फ्यूचर का, क्योंकि नोटिस कब आता है, नोटिस आने के लिए तुरंत एक साल में नोटिस नहीं, नोटिस 3 साल 5 साल तक आ सकता है, असेसमेंट हो सकता है, अलग अलग लॉ के अंदर अलग अलग प्रोविजन है। तो 3 साल 5 साल के बाद हो सकता है आपको जब आप प्रिपेयर करने बैठो रिकंसिलेशन तब आपको बहुत दिक्कत आए। तो इसलिए ये बेटर है कि आप जो ये शीट है मंथली आप बनाते ही है, रिकंसाइल करते ही है, उसको खाली इस शीट में रिकॉर्ड करें, इसका डॉक्यूमेंट करें। ऐसा नहीं हो कि रफ पेपर पे करके उसको कहीं पर रख दिया। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इसको रिकंसाइल करके रखना है। जैसे ये आउटपुट लायबिलिटी है, उसी तरह से आरसीएम लायबिलिटी, बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। तो जैसे ये आउटपुट लायबिलिटी का आपने रिकंसिलिएशन बनाया, उसी तरह से आपको इसको आरसीएम लाइबिलिटी को भी समराइज करके एक रिकंसिलेशन बना के रखना है जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। सिमिलरली आईटीसी जो आपने क्लेम किया है रिटर्न्स के अंदर, उस आईटीसी को आपको परचेजेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए है आपको उसको भी रिकंसाइल करना है। जो आप मंथली करते हो उसको मंथली इधर हर महीने का आप इधर रिकॉर्ड रखोगे तो आपको ईयरली जो है आपको टैली करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से ऑडिट का प्रोसेस करवा पाओगे। देन आता है टर्नओवर रिकंसिलिएशन बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 26 ईयर्स। जैसे मैंने एग्जांपल में पहले आपको बताया, तो आपको किस तरह से रिकंसिलिएशन देना हो सकता है। आपका अकाउंटेंट जो है रिकंसाइल करता है पर उसके पास कोई एक स्ट्रक्चर मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे वो रिकंसाइल अच्छे से कर पाए। तो हम आपको ये जो टूल गाइड में इसमें हमने आपको ये शीट में दिया है कि किस तरह से आपको फिगर्स फिल करनी है और डिफरेंस आए तो आप उसको पर्टिकुलर डिफरेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद है बैंक एंड लोन बैंक कन्फर्म बैलेंसेस कन्फर्मेशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एवरी मंथ आपका अकाउंटेंट जो है वो बैंक की एंट्रीज करता है, बैंक के बैलेंस को टैली करता है। फर्क सिर्फ इतना है वो टैली करके छोड़ देता है पर बाद में उसको याद नहीं रहता कि कहाँ पे उसने उसका कुछ रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया। तो एवरी मंथ जो बैंक रिकंसिलिएशन है उसका, जैसे जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उस सॉफ्टवेयर में से आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट निकाल के आपके रिकॉर्ड्स में रखनी है। फिर उसका समराइज जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आपको इस शीट में रिकॉर्ड करना है। जो आप अकाउंटेंट ऑलरेडी करता है उसको जस्ट खाली इसमें रिकॉर्ड करना है ताकि वो ऑडिट के दौरान वो रिकंसिलिएशन के लिए उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़े। देन है डिटेल्स ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड विथ सोर्स। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से भी कुछ इनकम मिली हो या कहीं से कुछ पैसा मिला हो और आपने वो उसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे एलआईसी का मनी बैक आया। जो भी ऐसी कैपिटल अमाउंट आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए आपको ये समरी बनानी है यहाँ पे, जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में आप ऑलरेडी डाल चुके हो। जस्ट आपको वहां से उठा के यहाँ पे आप एक समरी बना के रखनी है। इवन इनकम टैक्स में से भी जब स्क्रूटनी नोटिस आती है तो एडिशनल जो भी कैपिटल बिजनेस में आती है तो डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगता है। वही डॉक्यूमेंट और डिटेल्स जो है आप अगर मेंटेन करते हैं एडवांस में तो आपका ऑडिट में भी स्मूथली होगा और आपको स्क्रूटनी असेसमेंट के टाइम पे भी बेनिफिट होगा। देन आता है चेंज इन नेचर ऑफ चेंज इन बिजनेस लोकेशन प्रीमाइसेस। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई प्रीमाइसेस चेंज किया, कोई नया ब्रांच स्टार्ट किया, कोई ब्रांच क्लोज किया या हेड ऑफिस को कहीं और शिफ्ट किया तो इसका डिटेल एज एन ऑडिटर हमको यहाँ पे हम आपसे ये क्वेश्चन वैसे भी पूछेंगे ही, क्योंकि एज एन ऑडिटर हमको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये डिपार्टमेंट को बताना होता है कि कोई लोकेशन अगर चेंज हुआ है तो उसका डिटेल देना है। तो आपको जो क्वेरी से अगर बचना है तो आप एडवांस में हमको ये फिल करके दे दो तो हमारे तरफ से कोई ऐसी कोई क्वेरी और क्वेश्चन नहीं आएगा। सिमिलरली आपके जो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी, एक्साइज,
या सेल्स टैक्स या कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको यहाँ पे सारे फिल करने हैं। और कौन से अथॉरिटी ने इश्यू किया, ये भी एक ऑडिट का जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 4, जिसमें ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटर तभी दे पाएगा जब आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दोगे। तो हमारी क्वेरी नहीं है, हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो वेल इन एडवांस आप हमको ये फिल करके दो ताकि ऑडिट स्मूथली हो सके। देन है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। जैसे चेंज इन द प्रीमाइसिस था, अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है बिजनेस में, कोई पार्टनर एडमिट हुआ, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंज हुआ, तो इसका इम्पैक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी आता है। एज एन ऑडिटर हमारा ऑडिट पे भी इम्पैक्ट आता है। तो हमारा जब भी ऐसा कुछ चेंज होगा, हमारा क्वेश्चन आएगा, तो वेल इन एडवांस आप ये शीट फिल करके दे और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे। मान लीजिए जैसे पार्टनरशिप में कुछ चेंज हुआ, तो आपने नया डीड बनाया होगा, नया एग्रीमेंट किया होगा, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये शीट मेंटेन करनी है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपको स्क्रूटनी असेसमेंट में भी काम आएगी। देन है चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस का नेचर चेंज किया हो, कमोडिटी को चेंज किया हो, और एडिशनल कोई कमोडिटी नई ऐड की हो बिजनेस में, या कोई कमोडिटी डिसकंटिन्यू की हो, तो उसका जो रिकॉर्ड है आपको वो देना है, उस शीट में फिल करके देना है ताकि आपका ऑडिट स्मूथली हो सके। देन आता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे टैली, तो उसमें तो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ ही जाते हैं। पर मेन कंसर्न है जब अगर आप फिजिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो जब भी ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देते हो, तो आपको साथ में एक लिस्ट देनी है कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। आप ऑलरेडी मेंटेन करते हो, आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी होता है, जस्ट उसको समराइज करके लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे कैश बुक मेंटेन होता है, बैंक बुक, जनरल लेजर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर वगैरह, आपको इसकी लिस्ट जो है वो आपको ऑडिटर को देनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भाई ये कंपलसरी मेंटेन करना है। जैसे कैश बुक है, वो हर बिजनेस को कंपलसरी मेंटेन करना है। तो जस्ट ये एज एन ऑडिटर हमको भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्लाइंट ने कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। ये हम आपसे बाद में मांगते ही है, हम क्वेरी रेस करते ही है। तो वेल इन एडवांस आप इसका जो लिस्ट बना के ऑडिटर को दे ताकि ऑडिट स्मूथली हो। देन आता है डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो आपको ये शीट फिल करनी है। आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, आपके पास परचेज सेल डीड है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। जस्ट इसको आपको समराइज करना है। ये आपको दो जगह पे भी काम आएगा। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, उस वक्त भी आपको ये कंप्यूटेशन में बहुत हेल्प करेगा। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को, अपने ऑडिटर को, सीए को आप जब ये शीट देंगे, तो आपको बहुत आसानी से आपको कैपिटल गेन में आपको कंसल्टेंसी दे पाएगा, एडवांस टैक्स पे करने में आपको वो हेल्प कर पाएगा। तो यही चीज़ आप जो बाद में करोगे, उससे अच्छा है आप एडवांस में करो। आपको ये चीज़ भी है बहुत जगह पे एडवांस टैक्स में, कैपिटल गेन कंसल्टेंसी में और ऑडिट में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस जैसे ही कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो, मेरी सजेशन तो ये है, जब भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है, इवन आपका ऑडिट नहीं भी हो, तो भी आपको ये समरी मेंटेन करनी है। आपको बहुत ये फ्यूचर में काम आएगी। देन है फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन वर्किंग। आपका अकाउंटेंट जब भी कोई फिक्स एसेट्स की एंट्री करता है, तो ईयर एंड में उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी वो रिकॉर्ड करता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उसका ये समराइज फॉर्म है, आपको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से इसको समरी में कन्वर्ट करना है। ये शेड्यूल जो है अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है टैक्स ऑडिट में। और इनफैक्ट जब स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, तो डिपार्टमेंट खास जो भी एडिशंस और डिलीशंस होते हैं फिक्स एसेट्स में, उसकी जो एक वर्किंग है वो मांगते ही है। तो अगर आप ये शीट मेंटेन करेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। पीएफ एंड ईएसआई पेमेंट। अगर आपको पीएफ और ईएसआई के रूल्स एप्लीकेबल है, तो आप ऑब्वियस बात है पीएफ पे करते होंगे और रिटर्न फाइल करते होंगे। तो जो भी आप पीएफ का पेमेंट करते हैं, आपके पास पूरी फाइल होगी पीएफ पेमेंट चैलेंज की, रिटर्न्स की। तो उसको इसमें आपको समराइज करना है। ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड्स है, जस्ट आपको इसमें समराइज फॉर्म में आपको ऑडिटर को देना है, क्योंकि ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि उसमें डिसाइड कर पाए कि कौन सा पीएफ आपने लेट पे किया जिसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो ऑडिटर आपको एक क्वेश्चन करेगा ही कि आप पीएफ जो है वो आप मेरे को रिकंसाइल करके दो। बैंक बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक में जो डेट आती है पीएफ पेमेंट की, वो अलग होती है, और चलन में जो डेट होती है वो अलग होती है। तो ये रिकंसिलिएशन में बाद में
टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो बेटर है कि जैसे जैसे आप पीएफ एवरी मंथ का पे करते हो, एवरी मंथ आपको उसके अंदर रिकॉर्ड करना है। तो ईयर एंड में आपको फिर से ये शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये शीट आप एवरी मंथ अपडेट करो, और जैसे ही ईयर खत्म होता है, आप ऑडिट के लिए डेटा देते हो, तो आपको फिर से ये शीट नहीं बनानी है, ये रेडी शीट आप जो है वो दे सकते हो। देन है पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिलेटेड पार्टीज को पेमेंट करते हो, जैसे ब्रदर, सिस्टर, वाइफ या फादर, या किसी सिस्टर कंसर्न के साथ आपका परचेज सेल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब जब आप इनके साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो ऑडिटर को नहीं पता कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। तो ऑडिटर का उसके रिलेटेड आपको क्वेरी पूछेगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का पार्ट है, ऑडिट रिपोर्ट में हमको ये बताना पड़ता है। तो वेल इन एडवांस जब भी आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, उसी वक्त आप इसको समराइज फॉर्म में यहाँ पे भी शीट फिल करके आप रख सकते हो। आपको ईयर एंड में फिर से ये शीट जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो ट्रांजेक्शन है आप इधर रिकॉर्ड कर दो, ताकि आपको समरी जो है वो ऑडिटर को दे पाए। देन आता है 43B रिक्वायरमेंट। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन तभी मिलता है जब उसका एक्चुअल पेमेंट हो। अब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज किए, तब बहुत सारे एक्सपेंसेस का आपने प्रोविज़न किया होगा। उन प्रोविज़न के सामने आपने पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के पहले की है कि नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस जो है उनका अगर ड्यू डेट के पहले पेमेंट होता है तो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, अदरवाइज जो है डिडक्शन नहीं मिलता। तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देते हो वो 31 मार्च तक के होते हैं। उसके बाद उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, कौन सी डेट पे हुआ, वो हमको नहीं पता, एज एन ऑडिटर हमको नहीं पता चलता, और हमारा ये क्वेरी जो है वो बाद में आता है। तो वेल इन एडवांस अगर ऐसे जो भी लिस्ट में मैंने खर्चे दिए हैं, ये एक्सपेंसेस अगर आपने किए हैं जिसका प्रोविज़न आपने 31 मार्च को किया है, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो प्रूव करे कि आपने जो पेमेंट है ड्यू डेट से पहले किया है, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, कैश बुक है, तो आप फ्यूचर का या रिसिप्ट्स है वो आप हमको प्रोवाइड करें, और ये समरी के अंदर डेटा फिल करके आप दे सकते हो साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ताकि आपका ऑडिट जो है वो स्मूथली हो सके। देन आता है लोन्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी से लोन लिया हो या लोन रीपे किया हो। ये वो लोन है जो बैंक से नहीं पर किसी इंडिविजुअल से या किसी और से लिया हो, अदर देन बैंक से लिया हो। ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्टिंग क्लॉज होता है जिसके अंदर बताना होता है कि कोई लोन का पेमेंट और एक्सेप्टेंस अगर कैश में हुआ है तो उसका डिटेल देना पड़ता है, उसका अमाउंट देना पड़ता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है कैश के अंदर अलाउड नहीं है, तो आपको इसमें ये शीट अगर आप रेगुलर बेस पे फिल करते हो, जैसे अकाउंटेंट अकाउंट्स में एंट्री करता है, अगर उसी वक्त आप ये शीट फिल करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में आएगी कि ये ट्रांज़ैक्शन जो है वो परमिसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो आप उसी वक़्त इसको स्टॉप कर सकते हो, या फ्यूचर के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसे ट्रांज़ैक्शन नहीं करने। अगर आप रिकॉर्डिंग कर देते हो, ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर को दे देते हो, तब तक देर हो चुकी होती है और ट्रांज़ैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए जब आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, तभी आप अगर ये शीट फिल कर देते हो, तो आपको ये एक चेक मिल जाता है कि हाँ, ये आपने ट्रांज़ैक्शन किया है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। तो बेटर है कि ये आप शीट मेंटेन करो, ऑडिटर को भी इसमें हेल्प होगा और आपके इनकम टैक्स में पेनल्टी से भी आप बच सकते हो। सिमिलरली जैसे लोन ट्रांज़ैक्शन है, इसी तरह से आप 2 लाख से ज़्यादा कैश में आप ले नहीं सकते अमाउंट। जैसे सेल्स के सामने, या आप किसी से 2 लाख से ज़्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते, आप कैपिटल बिज़नेस में 2 लाख से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो ऐसे जो भी ट्रांज़ैक्शन अगर आपने किए हैं, जैसे-जैसे आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो ये शीट में आपको ये है रिकॉर्ड करते जाना है और ऑडिटर को प्रोवाइड करना है। इससे भी आपको एक चेक मिलेगा, आपको फ्यूचर के लिए ध्यान रखने में मिलेगा कि ये ट्रांज़ैक्शन जो है आप नहीं कर सकते और आप इसको रोक सकते हो। डिटेल्स ऑफ डिडक्शन लाइक एलआईसी प्रीमियम एंड मेडिक्लेम। बहुत सारे डिडक्शंस जो है ओवर एंड अबव बिजनेस एक्सपेंसेस के जो होते हैं वो आपको मिलते हैं अलग से, जैसे एलआईसी प्रीमियम है, मेडिक्लेम है, स्कूल फीस है, पीपीएफ है, एनएससी है, या 5 साल के लिए अगर आप एफडी रखते हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे जो डिडक्शंस है वो इनकम टैक्स में अलग से मिलते हैं ओवर एंड अबव बिजनेस एक्सपेंस। ये क्लेम करने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से जो ऑडिटर को
दिखाने होते हैं, और आपको डिटेल में ऑडिटर का एक क्वेश्चन आता है, जैसे एलआईसी प्रीमियम है, तो एलआईसी प्रीमियम आप पे करते हो, खुद के लिए पे करते हो, आपकी वाइफ के लिए पे करते हो, बच्चों के लिए पे करते हो, पेरेंट्स के लिए पे करते हो। कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे पेरेंट्स के लिए आप पे नहीं कर सकते, पे कर सकते हो पर आपको इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ऑडिटर के बाद में आते ही हैं, और इसलिए आपको फिर बाद में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको लिए सजेशन है कि जैसे जैसे आप ट्रांजिशन करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये शीट भी जो है आपको तो उसी वक्त फिल करनी है, ये आपको मेंटेन करनी है, ये आपके फ्यूचर में भी काम आ सकती है। देन है टीडीएस डिडक्शन रिक्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगर आप टीडीएस नहीं काट रहे तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो जैसे आप कोई सपोज करो लेबर एक्सपेंसेस है, आपने लेबर एक्सपेंस किया, उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। तो जैसे जैसे आप एक्सपेंस करते हो, बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, आपको ये शीट जो है उसी वक्त आपको अपडेट अपडेट करते रहनी है। इससे आपके दो पर्पज सर्व होंगे। एक तो आप ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर को ये डिटेल दे के आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे ऑडिटर के वो बहुत कम आएंगे। दूसरा, इस शीट से आपको ये भी पता चलेगा कि कोई एक्सपेंस मिस तो नहीं हो गया जिसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा हो, जिसका आपको डिडक्शन फिर नहीं मिले और आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। तो आप ये शीट अगर मेंटेन करेंगे तो आपको दोनों पर्पस सर्व होंगे। और शीट किस तरह से प्रिपेयर करनी है, जैसे मान लीजिए लेबर एक्सपेंसेस है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल जो डाला है 9 लाख रुपए, आपने वो 9 लाख रुपए पार्टी ए बी और पार्टी 1 2 और 3 को पे किया है, 1 लाख 2 लाख और 4 लाख, जिसके ऊपर आपने टीडीएस काटा है। तो टोटल हुआ 7 लाख, आपने 7 लाख के ऊपर टीडीएस काटा है, पर आपने जो खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है वो है टोटल 9 लाख। इसका मतलब 2 लाख जो खर्चा ऐसा है जिसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा है। उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप टीडीएस काटना भूल गए, ऐसा हो सकता है उस केस में आपको टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं हो अगर अमाउंट आपने लिमिट के नीचे पे किए है। तो आप ये रिकन्सिलिएशन जो है वो आप बनाएंगे तो आपको पर्पस होगा। एक तो आप ऑडिटर को दे पाएंगे, आपको क्वेश्चन जो है ऑडिटर का वो कम क्वेश्चंस आएंगे, कम क्वेरी आएगी। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि कोई खर्चा मिस हो गया टीडीएस के लिए, तो ऑडिट से पहले आप उसको टीडीएस के रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स में जो डिडक्शन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे पहले इस शीट में टीडीएस आपको एप्लीकेबल है, आपने काटा तो ऑब्वियस बात है आपने टीडीएस रिटर्न भी फाइल किए होंगे। तो ये समराइज शीट आपको, जो आप ऑलरेडी टीडीएस के रिटर्न फाइल करते हो, आप अलग अलग रिसिप्ट्स मेंटेन करते हो, तो आपको वो रिसिप्ट का जो रिकॉर्ड्स है इस शीट में फिल कर देना है। इसमें आपके दो पर्पस होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि कब कौन से रिटर्न्स आपने ड्यू डेट से लेट फाइल किए, ताकि आप अपने अकाउंटेंट को समझा पाएँ, आप एक्शन ले पाएँ कि क्यों टीडीएस के रिटर्न्स लेट हो रहे हैं। दूसरा, ऑडिटर का जो रिपोर्टिंग का पर्पस होता है वो रिपोर्टिंग पर्पस भी सही होगा। आपसे ऑडिटर ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपने टीडीएस के जो रिटर्न है वो कब कब फाइल किए हैं। तो आप ऑलरेडी अगर ये शीट बनाई हुई है तो आप ऑडिटर को दे पाएंगे और वो ऑडिट आपका जो है वो स्मूथली हो पाएगा। देन है डिटेल्स ऑफ डिमांड रेज्ड एंड रिफंड इश्यू ड्यूरिंग द ईयर। बहुत बार ऐसा असेसमेंट होता है कि तो आपका अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई असेसमेंट हुआ है, जीएसटी में, सर्विस टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में, कोई भी टैक्सेशन लॉ में आपका कोई असेसमेंट हुआ है, उस असेसमेंट में आपका कोई डिमांड रेज हुआ है या रिफंड इशू हुआ है, तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट का एक पार्ट है जिसके अंदर ये डिस्क्लोज करना होता है। तो ऑडिटर आपको बाद में ये क्वेरी पूछेगा। इससे बेटर है जब जब असेसमेंट होता है और ऑर्डर आता है तो आप साथ में ऑडिट का जो ऑर्डर जो कॉपी है उसके साथ आपको ये शीट के अंदर भी डेटा फिल करना है। तो आप इसको ऑडिटर को दे के आप ऑडिट स्मूथली करवा सकते हैं। होप मैंने सारा कवर कर लिया है और आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडिट से पहले ही जो है आप क्वेरी रेस करो, कमेंट करो, ताकि ऑडिट के दौरान आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो। थैंक यू।